नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है HUBET एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की जो तैयारी है वो आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस द्वारा कराई जा रही है, जहां हम लोग सेक्शन ए को प्रतिदिन हम लोग शाम को 7 बजे हल करते हैं। ठीक है, तो 7 PM पे आज हो चुका है अभी, और 7 PM पे आज हम लोग का जो टॉपिक है और वह हम लोग का 15 है। ठीक है, यानी सेक्शन ए का 15वां भाग हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में कुछ पूछ बैठता है तो मैं क्या करूँगा। आश्चर्य करने लगता हूँ और वह कहाँ से आ रहा है इसे सोचने लगूंगा। यह समझता हूँ कि उसका जो है मुझे रोकना क्या है अशुभ कार्य था, या फिर आश्चर्य करने लगता हूँ और किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं ये सोचने लगूंगा, या फिर निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। बहुत बार हम लोग को से ऐसा हुआ है कि जब हम अपने रास्ते पर से जा रहे हैं और वहीं पर हमें कोई व्यक्ति मिल गया और वह हमें बोला कि बताओ कि ये फलाना जगह कहाँ पे है। ठीक, तो फलाना जगह कहाँ पे जब वो हमसे पूछता है तो कई बार हमारे अंदर संदेह होता है कि क्या ये कोई किडनैपर है, क्या कोई ये आतंकवादी है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखना चाहिए कि वो जो मतलब कह सकते हैं मार्ग पूछ रहा है, उस मार्ग के बारे में हमें निश्चित रूप से उस मार्ग को उसको बताना चाहिए। ठीक है, यही हमारा सबसे बड़ा कर्म भी है और धर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, या फिर भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, या ऑप्शन नंबर डी है कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों के साथ लाना। यानी कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए हम अपने राष्ट्र के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अपने छात्रों का क्या करेंगे, एक टूर लेके जाएंगे, या फिर उनको कह सकते हैं भ्रमण पर लेके जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए ताकि क्या हो कि एक दूसरे को परास्त कर सकें। यानी कि एक छात्र, मान लीजिए ए और बी नाम के 2 छात्र हैं, इनमें हमें वाद विवाद क्यों कराना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर सके, परास्त कर सके, यानी हरा सके, या फिर शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके। मान लीजिए ए जीत गया तो यह बी प्राप्त कर रही है वो पुरस्कार, या फिर अपने अभिभावकों को खुश रख सकें, या ए और बी अपने आप को अपने घर में क्या करने के लिए कि बड़ा दिखाने के लिए कि वह सबसे होशियार है, बुद्धिमान है, ये दिखाने के लिए वह क्या करे, इन वाद विवाद का आयोजन करे, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा कि वह तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। यानी कुछ भी बोलने से पहले वह ये सोचे कि वह क्या बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं या फिर लड़के होते हैं जो बोल तो देते हैं लेकिन वो सोचते नहीं कि क्या बोलना है, और बोलने के बाद फिर क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। ये क्या है, कह सकते हैं कि मेंटालिटी बन चुकी है एक इमेच्योर पर्सन की। ठीक है, अगर आप पर्सन यहाँ पे मेच्योर पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए और तर्कपूर्ण ढंग से अपने जो भी जवाब देना चाहते हैं उन जवाब को दीजिए। वो भी जब तर्कपूर्ण कैसे देंगे, जब आप तर्कपूर्ण तरीके से सोचेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, या फिर मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। तो किस प्रकार के यहाँ पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा कि सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल बहुमुखी विकास के लिए। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि मनोरंजन का अवसर मिलता है, इनसे क्या होता है लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, या इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो देखिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। दिया हुआ है कि परिवार एक साधन है, किस प्रकार का साधन है, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या फिर निरौपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। किस प्रकार का एक साधन है। तो देखिए जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो परिवार होता है वह अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, या फिर एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपके जो नेबर हैं उनके साथ आप हमेशा क्या करना है कि आपको एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए कि आप उनके दुश्मन हैं या क्या हैं, आपको एक अच्छे नागरिक की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि
विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना या बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। क्या यहाँ पे सही होगा? तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, यानी कि शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत को प्रतिस्पर्धा करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए, सहयोग करने के लिए या फिर मित्रता करने के लिए। किस प्रकार ये उन्नत करनी चाहिए? तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहयोग करने के लिए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर दिया है कि शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए या फिर समाज से अलग रहना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे? तो देखिए यहाँ पे जो एक शिक्षक है वो अगर समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो उसे अपने दायित्व जो उसे कर्म है उस कर्मों को उसे सही तरीके से करने चाहिए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि भारत में सामाजिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? 1900 में, 1910 में, 1920 में या फिर 1952 में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1952 में भारत में सामाजिक शिक्षा का आरंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन थी? यानी कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है राधा कृष्ण कमीशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है मुदलिया कमीशन या फिर कोठारी कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी 1948। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा कि राधा कृष्ण कमीशन जो है वह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहम्मद अबुल कलाम आजाद? तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि लड़कियों के लिए पहला स्कूल कब खुला था? यानी कि व्हेन वाज द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 मई 1849 कलकत्ता में, 7 मई 1849 मुंबई में, 7 मई 1849 दिल्ली में या फिर 7 मई 1949 लखनऊ में। कहाँ पे ये खुला गया था? तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वह है 7 मई 1849 में कलकत्ता में यह खोला गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 दिया हुआ है कि ये प्रश्न आकृति आपका है और ये जो आपका पूछा गया है सीरीज वाले टॉपिक से ये प्रश्न आप लोगों का लिया गया। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग अलग से भी अपने प्रश्न आप लोग हल करते रहें। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति क्या होगी ये आपको बताना है इन ABCD ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए एक आकृति दी गई, ये कुछ इस प्रकार से बनी गई है। ठीक है, ये बनाए गए, ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, क्या है आपका? अर्धवृत्ताकार है। अब ये आकृति जब देखेंगे तो ये कुछ 45 अंश पे घूम रही है, घूम रही है कि नहीं? ये एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है ऐसे। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे घूम रही है, ये यहाँ पे हल्का थी ऐसे थी, अब ये यहाँ पे आ चुकी है, फिर ये सीधा घूम गई, अब ये इस प्रकार से होगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? आप अपने आप हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये इस प्रकार से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही होगा, क्योंकि ये कितने अंश पे घूम रही है? 45 अंश पे ये घूम रही है। प्रश्न नंबर 16 जो दिया हुआ है यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है एनालॉजी से पूछा हुआ है। ठीक है, अब एनालॉजी में क्या होता है, मैंने आपको कई बार समझाया है कि पहले जो दो आकृतियां होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और ये आखिरी की दो आकृतियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो पहले हम दो को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एरो दिया हुआ है, ठीक है, एरो दिया हुआ और ये बिंदु ब्लैक बिंदु दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो एरो दिया हुआ है ना, ये कितने पे घूम रहा है? ये आपका 90 अंश पे घूम रहा है। ठीक है, 90 अंश पे घूम रहा है और किस प्रकार घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, किस प्रकार? एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। तो आपका जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये आपका एरो, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक, समझ गए आप लोग? अब ये जो बिंदु है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 अंश पे घूम रहा है, दोनों 90 अंश पे, लेकिन एक जो एरो है वह एंटी क्लॉकवाइज और जो बिंदु है आपका है ब्लैक, वह क्या है आपका घूम रहा है, आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो दो घूम गए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका एरो वाला है ना बिंदु, एरो वाला है, इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे ये कहाँ पे घूम रहा है। जैसे यहाँ पे आपका था एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो ये भी आपका घूमना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सामने यहाँ पे कौन सी आ रही है,
केवल और केवल सी ऑप्शन जो आपका दिखाई दे रहा है वही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और बिंदु जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यहाँ पे ये जो प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है ये क्लासिफिकेशन का पूछा गया है, यानी कि 3 आकृतियां जो होंगी वह एक समान होंगी और एक आकृति जो है वह सबसे अलग होगी। सिंपली देखिए यहाँ पे एक क्रॉस निशान बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे दूसरा बना गया, यानी कि सभी में क्रॉस का निशान है। ध्यान दीजिएगा, तो सभी में ये क्रॉस का निशान बना हुआ है, ठीक है, सभी बना हुआ है ना। अब देखिए क्या अंतर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका बना हुआ है, सामने से बना हुआ है ना, सामने से, यानी कि सामने से जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो बन रहा है ये लंबवत रेखा बनी हुई है, सभी में क्या बन रहा है आपका लंबवत रेखा, तो ऊर्ध्वाधर केवल ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 18 जो आपका प्रश्न है यह आपका है मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मिरर इमेज मैंने आपको कई सारी ट्रिक बताया है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे प्रश्नों को हल करूंगा। ये आपका एक फूल बना हुआ है, गमला का पौधा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये वाला भाग आपका जो लेफ्ट में होगा वो राइट में हो जाएगा, तो यह बिल्कुल यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि ये आपका प्रश्न पूछा गया है आपका किसे, वाटर इमेज से पूछा गया है, ठीक है। अब वाटर इमेज में क्या होता है कि सिंपली देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी, ये किसके इमेज दिए गए हैं, ये किसके हैं, ये आपके हैं। ये आकृति जो दिया गया है ना, इस आकृति का आपको बताना है कि वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज जब हम देखेंगे तो ये वाला जो भाग होगा अपने जहां पे है उसी जगह पर रहेगा, बस ये वाला जो भाग होगा, ये नीचे जो भाग है ये जस्ट ऊपर दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो किस में दिखाई दे रहा है आपका, केवल और केवल डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक है, एक आकृति दिया हुआ है। अब ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना आपका, ये पूछा गया आपसे पेपर फोल्डिंग का, ठीक है, किसी का पेपर फोल्डिंग का ये प्रश्न पूछा गया है। और जब इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे, ये मतलब ये जो भाग है ये यहाँ पर आएगा, इसमें मुड़ कर आएगा, तो ये आपका जो भाग आएगा ना, ये सिंपली आपका ए वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये भाग इस पर जाकर मिल जाएगा, ये वाला भी इस पर मिल जाएगा, ये भी इस पर मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर जाकर के चिपक जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक भाग दिया हुआ है, अब दूसरा भाग हम यहाँ पे पलटेंगे तो ये आकर के यहाँ पे पलट जाएगा, यानी कि एक पर एक ये सट जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक चिपक जाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप ये सेशन पसंद आए तो जरूर सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में इसको सब्सक्राइब करवाइए जरूर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस चलाया जा रहा है जो कि बीएचयू बीएड के लिए, और जल्दी आप लोगों की लैंग्वेज और सोशल साइंस की भी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।